मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। सुभाष मुंडा हत्याकांड, स्थानीय नियोजन नीति और बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी विधायक वेल में आ गए और उसके बाद कार्यवाही 12:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। दूसरी पाली की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायक फिर से वेल में आकर हंगामा करने लगे। हंगामे के दौरान शून्यकाल कुछ देर तक चला और फिर कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इसके बाद फिर सदन शुरू हुआ है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक बार फिर हंगामा मचाने लगे। विपक्ष ने अनुपूरक बजट के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर पर जोरदार निशाना साधा है और इसके बाद बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं राजभवन के सामने आज INDIA घटक दल की सभी पार्टियों ने मणिपुर हिंसा के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ JMM, RJD, JDU, आप, TMC समेत कुल 24 दलों के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान INDA के नेताओं ने केंद्र सरकार पर देश की छवि को बिगाड़ने का आरोप लगाया है। हम लोग तो सीधा कहते हैं कि इधर उधर की बात न कर, काफिला क्यों लुटा ये बता। प्रधानमंत्री जी को बताना है, गृह मंत्री जी को बताना है और उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की वो लोग हरकत कर रहे हैं। मणिपुर की जो घटना है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करने वाला है, शर्मसार करने वाला है। मणिपुर में जो घटना घटी है उससे सिर्फ हम लोग नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया मर्माहत है। और जिस तरह से मणिपुर की घटना को केंद्र सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या यूं कहें कि NDA के द्वारा जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस तरह से उसको डिफेम करने का काम किया जा रहा है, हम समझते हैं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए और देशवासियों के लिए कुछ नहीं हो सकता। और मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष राज्य में नियोजन नीति और विधि व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर है। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह और JP पटेल ने राज्य में बढ़ते अपराध और किसानों के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। हम वर्तमान सत्ता पक्ष में बैठे उन लोगों से कहूंगा कि 2014 से 19 तक यही लोग थे जो 5 साल सदन को नहीं चलने दिया और उनका भी मसला यही था, नियोजन नीति 1932 और CNT SPT एक्ट। जैसे ही इन लोग सत्ता में आया, इन सारे मुद्दे को अपने सुख सुविधा में इतना व्यस्त कर लिए कि झारखंड के सारे मुद्दे को, इनको चुनावी मुद्दे भूल गए हैं। हमारे कार्यकाल में जो सुखाड़ हुआ था 2018 में, उसका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ इस साल राज्य की जनता को मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सुखाड़ के लिए मोदी जी ने चलाया था और उस समय किसानों का बीमा होता था, किसानों को लाभ मिलता था। हेमंत जी की सरकार आने के बाद 2019 से इन्होंने सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बंद कर दिया। आपने देखा होगा 2022 में जो सुखाड़ हुई इस राज्य में, एक भी किसानों को लाभ नहीं मिला उसका, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही बंद हो गया। और मानसून सत्र के तीसरे दिन भी अलग अलग मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष में टकराव लगातार जारी है। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने स्थानीय नियोजन नीति और सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर सरकार पर निशाना तो साधा, वहीं दूसरी तरफ मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मणिपुर मामले पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर पलटवार कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद थे और हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव इसी पर डाला था कि दिवंगत सुभाष मुंडा की हत्या क्या हुआ। झारखंड की बेटी रबिका पहाड़ीन जो आदिम जनजाति से आती थी, उस रबिका पहाड़ीन को टुकड़ों में काटा गया। चाईबासा के अंदर जनजाति आदिवासी समाज का नरसंहार हुआ। दलित उत्पीड़न की घटनाओं से पूरे राज्य शर्मसार हुआ है। थाने में पीट करके बावरी की हत्या कर दी गई साहेबगंज जिले में। तो ऐसी घटनाओं पर मैंने सदन के अंदर कार्यस्थगन लाया था कि सदन के कार्य रोक करके चर्चा करा लेते। अगर सचमुच में इनका नियत साफ रहता। शर्म हया सब एक दाग पर रख दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आज आप लोग मीडिया के साथी हैं, आप लोगों ने आज का अखबार भी पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है। कितना इन्हें तो अगर जरा से भी शर्म है, जरा सी भी इनमें नैतिकता है, तो इन्हें अपने प्रधानमंत्री, अपने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए। अगर ये सच्चे नागरिक हैं देश के और राजनेता हैं तो। और जो स्थितियां बनी हुई हैं, पूरे देश में अराजक स्थिति बनी हुई है, सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है, पूरे देश को जातिवाद की आग में झोंका जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है
और ये लोग इस तरह के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का माथे से तिलक साफ करने का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने उन पर हमला बोला था। बाबूलाल मरांडी को जवाब देते हुए इरफान अंसारी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इरफान ने बाबूलाल मरांडी के लिए अपशब्द का भी इस्तेमाल किया। मरांडी जी एक टीका की बात करते थे, लीजिए मैं पूरा चुनरी ओढ़ के चला आया। मैं बाबूलाल जी से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र का मामला है। क्या हो गया? कौन सा, इससे पहले आप सेकुलर थे, कहां चले गए भाई? कौन सा पार्ट आपको सिखा दिया? नागपुर से क्या पढ़ के चले आए भैया? इतना कट्टरता आपके अंदर कैसे चला आया? आप मुझे सिखाइएगा क्या? मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, सबको लेकर चलता हूं। आज मैं वहां काली मंदिर बना रहा हूं, अब मेरे पब्लिक के साथ मेरा क्या बात हो रहा है, नहीं बात हो रहा है, क्रॉपिंग कर दे रहे हैं वीडियो का। मैंने फुल वीडियो भेज दिया आपको, देखिए। बाबूलाल जी को क्या शोभा देता है क्या? आप इतने बड़े नेता हैं, अब क्रॉप करना सीख गया, जाल साजिश सीखी आपने क्या? ये अच्छी बात नहीं है। आप तो लगता है कि भानु टाइप का नेता हो गए आप, लफुआ टाइप का कर रहे हैं आप। और मैं ये कहना चाहता हूं, कम से कम बाबूलाल जी आपको सेकुलर वोट दिया है, हमारे वोट से आप जीत कर आए हैं। और इरफान अंसारी के तिलक पर विवाद के बाद कांग्रेस ने भी इरफान अंसारी का पक्ष लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद तौशिफ ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी को ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जितना वो अपने आप को गंभीर बनते हैं, उनकी गंभीरता सब खत्म हो गई। वो एक ऐसे वीडियो को जिसमें कहीं भी कुछ भी नहीं है, जब कोई अपने माथे पे टीका लगाता है और जब उसको पसीना आता है तो कोई भी पोंछ लेता है, पोंछता है। बाबूलाल मरांडी भी पोंछते होंगे। उसी वीडियो को दिखा करके वो ऐसा कम्युनल रंग देना चाहते हैं जो मतलब बहुत ही घिनौनी बात है। वहीं बीजेपी विधायक अमित मंडल ने झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती विधेयक 2023 को खतरनाक बताया है। अमित मंडल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल छात्र छात्राओं के लिए ये जो कानून है वो हत्या, अपहरण, बलात्कार से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगी। इस कानून के जरिए युवाओं को कुचलने का प्रयास किया जाएगा। ये बिल को कोई भी कीमत में हम लोगों को सदन के अंदर हम लोग इसको पास नहीं होने देंगे। इसलिए पास नहीं होने देंगे क्योंकि ये युवाओं के आवाज को दबाने के लिए बिल लाया गया है। अभी देखिए कि इस बिल में एक और चीज जोड़ दिया गया है कि एफआईआर होगा, बिना इन्वेस्टिगेशन के गिरफ्तारी होगी और इसके साथ साथ कोई वरीय पदाधिकारी के अनुमोदन तक की आवश्यकता नहीं होगी। तो मतलब मर्डर और पोक्सो से भी ज्यादा ये प्रभावी बिल हो जाएगा। ऐसा बिल को लाने का क्या जरूरत पड़ा? ऐसा ये तो अहम बिल में मुद्दे हैं। उसके बाद है, सरकार ने ये कहा है कि परीक्षा कर्मियों के खिलाफ भी अगर आप आवाज उठाएंगे और उसके परिवार के खिलाफ भी आप आवाज उठाएंगे तो उस पर भी आपको एफआईआर करके अंदर जेल के अंदर घुसा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है इन सब सारी बिंदुओं के कारण आने वाले दिन में ना कोई आंदोलन होगा, ना युवा सड़क पर आ पाएंगे, ना अपनी आवाज को रख पाएंगे। क्योंकि उसमें एक और चीज जोड़ दिया गया है कि यदि आप एफआईआर के तरह इस पे बुक हो जाते हैं तो 2 से 10 साल तक के लिए आपको कोई भी एग्जाम देने से डिबार कर दिया जाएगा। अभी देखिए जितनी भी आंदोलन हो रहे, लाइब्रेरी से उठ के युवा जाते हैं और जो लाइब्रेरी से उठ के युवा जाते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम देने के और अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हो इसकी मकसद से जाते हैं। उन सब की आवाज को दबा दिया जाएगा, युवा सड़क पर नहीं उतर पाएंगे और जेपीएससी और जेएसएससी के बहाने सरकार जो धांधलेबाजी करने का प्रयास कर रही है उनमें उसको खुली छूट मिल पाएगी क्योंकि कोई प्रतिकार, कोई विरोध नहीं होगा। इस बीच हजारीबाग से आपको बड़ी खबर बताएं, कुएं में एक युवक का शव मिला है। युवक पिछले 3 दिनों से लापता था। नंद किशोर मेहता का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। चाक थाना के हदारी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा। कुएं से शव को निकालने की पूरी कोशिश लगातार जारी है। पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल शव को भेजा जाएगा। वहीं पलामू पुलिस ने पाकी के खप्पर मंडा गांव से जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर सुमन यादव उर्फ बीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। वो पिछले कई सालों से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय रहा है। जैसे ही पाकी पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंची, पुलिस को देखकर वो भागने की कोशिश करने लगा। तभी पाकी पुलिस ने उसे खदेड़कर धर दबोचा है। थाना प्रभारी पाकी के नेतृत्व में गठित हुआ और
उसके घर पर छापामारी किया गया तो वो भागने के क्रम में जेजेएमपी का एरिया कमांडर सुमन यादव उर्फ वीरेंद्र यादव पिता बांधो यादव खपरबंडा का रहने वाला गिरफ्तार हुआ और उसका पूर्व में आपराधिक इतिहास है। कम से कम 4 केस अभी उसके खिलाफ में उग्रवादी केस दर्ज पाया गया है। अगली खबर देवघर से आपको बताएं, जहां सदर अस्पताल में मरीज रणवीर सिंह की मौत से नाराज परिवार वालों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर खूब हंगामा किया है। रणवीर सिंह का ऑपरेशन 10 दिन पहले जमशेदपुर में हुआ था। वो आज पैदल चलकर एडीएम पहुंचे हुए थे, जहां वो गिर गए और उनके शरीर में लगे स्टिच टूट गए। शरीर से खून बहने लगा तो उन्हें देवघर अस्पताल ले जाया गया। वहां मौजूद ड्रेसर उन्हें टांका लगा रही थी और उसी समय डॉक्टर मौजूद नहीं थे, तभी मरीज की मौत हो गई और इससे नाराज परिवार वाले हो हंगामा करने लगे। हालात को काबू में करने के लिए देवघर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि देवघर सदर अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही के आरोपों को गलत करार दिया है। बीच में जो इनका कंपाउंडर है या फिर जो भी असिस्टेंट है वो क्या किया, अनएक्सपीरियंस है, वो क्या किया अपने से करने लगे। हम लोग को बाहर कर दिए, वो खुद से करने लगे। उसी बीच में वो क्या किया, अब नस काट दिए, फिर से ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, उसके बाद आईसीयू में बोले। आईसीयू में जब ये खड़े आदमी है, खड़ा है, तो गिरने के वजह गिरे ही नहीं है तो कैसे हेड इंजरी हो गया। एक हॉस्पिटल में जो सीनियर डॉक्टर है वो बोल रहे हेड इंजरी है। हेड इंजरी कैसे हो जाएगा। डॉक्टर रविजीत ने देखा पेशेंट को, उन्होंने ब्लड को रोक दिया, मतलब जो ब्लड जितना भी है सिक्योर कर दिया, कोई भी वहाँ से डिस्चार्ज नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है पेशेंट वॉमिटिंग किया है, ब्रेन हेमरेज हुआ होगा। मैं भी गया वहाँ पर देखा और लेकिन पेशेंट उस समय तक चला गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले से भी कुछ कैंसर वगैरह से पीड़ित था। उसका सर्जरी भी, ऑपरेशन भी पहले कभी हुआ था जमशेदपुर में। अभी भी कुछ रिसेंटली प्लास्टिक सर्जरी करा के वो लौटा था, जो हमें हिस्ट्री से पता चला। और कहीं पर वो गिर गया था अपने से, जिसके चलते की ब्लीडिंग शुरू हो गया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइन।